आ रहे हैं फोर्थ स्टेप। अपना फोर्थ स्टेप क्या था? रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम क्या करने वाले हैं? रीवैल्यूएट करने वाले हैं एसेट्स को, रीअसेसमेंट करने वाले हैं लाइबिलिटी का। ये है मेरा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। यू कैन सी डेबिट साइड पे सारे दुख हैं और क्रेडिट साइड पे सारे सुख हैं। मतलब कोई भी चीज़ अच्छी लगती है हमें, कुछ भी अच्छा हो रहा है मेरी कंपनी में, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चेंज किया, इसकी वजह से मेरी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, अनरिकॉर्डेड एसेट दिखने लगे मुझे, कुछ भी मेरे पास सुख आया, कुछ भी अच्छा हुआ, तो वो सारा क्रेडिट में। ठीक है, कुछ भी दुख हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो डेबिट में। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दिखने लग गई, पार्टनर्स को कुछ रेम्यूनरेशन देना पड़ा, कैश एंड बैंक एक्सपेंसेस देने पड़े, मुझे कोई भी एक्सपेंस देने पड़े तो वो मेरा यहाँ चला जाएगा। प्रॉफिट है तो वो तो क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट, डेबिट ज़्यादा हो गया तो लॉस। वो तो हमारा बैलेंसिंग होता ही है हर एक अकाउंट में। आपको याद करने के लिए मैं एक तरीका बताती हूँ, DIID है ना, कोई एक शो भी है DIID, नहीं ऐसा नहीं है ना, चलो छोड़ो। DIID, ये याद करने का तरीका क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। इजी है ना, ऊपर वाला एसेट्स के लिए, नीचे वाला लाइबिलिटीज के लिए। ओके, DIID। सो बेसिकली डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट डेबिट में है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्रेडिट में है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डेबिट में है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी आपका क्रेडिट में है। तो DIID इजीली हो जाएगा। तो बेसिकली कोई भी सुख है, कोई भी अच्छा हो रहा है आपके लिए, कंपनी में कुछ आ रहा है तो क्रेडिट में, जा रहा है तो डेबिट में। क्रेडिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, डेबिट ज़्यादा है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसे? पार्टनर्स को, ओल्ड प्रॉफिट रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर बोलें कि भाई हमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखाना है, बैलेंस शीट सेम की सेम होनी चाहिए, तो बेटा जो चेंजेस आए हैं उनको तो हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा ना, फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। वही करना पड़ेगा जो हमने किया अभी रिजर्व एंड सरप्लस के लिए किया था ना, सारा इंक्रीज प्लस सारा डिक्रीज माइनस, जो अमाउंट आए उसका एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देना है। गेन टू सैक्रिफाइसिंग, इजी है ना। हम दो सम करेंगे, एक जिसके अंदर रिवैल्यूएशन नॉर्मल बनाएंगे, दूसरा जिसमें एडजस्टमेंट पास होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि रिवैल्यूएशन में दोनों में हमें कैसे करना है प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिस करना है हमारे साथ ही, नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, लिखो साथ में। इसके बाद हम करेंगे रिवैल्यूएशन के प्रैक्टिकल सम्स। अब हम करें रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब कंपनी कह रही है जो बुक वैल्यू है हमें वही दिखानी है, जो रिवाइज्ड वैल्यू है उसे नहीं दिखाना है। नहीं दिखाना है कभी कोई चीज़ तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो आपका रिजर्व हो, चाहे वो आपकी एसेट की वैल्यू हो। तो पहले देख लेते हैं कितना प्रॉफिट कितना लॉस। सी, यहाँ पे हमें पता चल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग बड़ी है, तो क्या हमारा प्रॉफिट हो रहा है या हमारा लॉस हो रहा है? लेट्स सी। यहाँ पे बिल्डिंग बढ़ रही है तो 50,000 हमारा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो गया है। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी 10,000 से कम हो गई है, 10,000 से कम हो गई है, मतलब 10,000 का लॉस है यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स हमारे 60 से 55 हो गए हैं। क्रेडिटर्स का कम होना मतलब हमारे लिए फ़ायदा, तो हमारे लिए वो 5,000 का फ़ायदा है, कह सकते हैं प्रॉफिट है, गेन है कि हमें देना ही नहीं पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं तो हमें नुकसान है, ज़्यादा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 15,000 हमारे लिए लॉस है। तो टोटल लॉस प्रॉफिट कितना? 55 टोटल प्रॉफिट आ रहा है, 25 हमारा लॉस आ रहा है। तो 25 आप माइनस करो 55 में से, यू विल गेट टोटल आपका प्रॉफिट आ रहा है 30,000। इसका हमें करना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के लिए क्या चाहिए हमें? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। मैंने आपको समझाया था, इसके दो तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगी क्या है। पहला तरीका वही रेशो, पहले आप सैक्रिफाइस निकालोगे, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, याद है ना सन, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। चलो ए का देख लेते हैं। ए 5/10 था ओल्ड, न्यू है 2/10, दैट मीन्स 3/10 सैक्रिफाइस किया उसने। बी की बात करते हैं, 3/10 माइनस 3/10, नो सैक्रिफाइस नो गेन। सी की बात करते हैं,
2/10 माइनस 5/10 मीन्स -3/10, ये हो गया गेन। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, ये जो 30,000 है, ये जो 30,000 है, यू कैन चेक एवरीथिंग। सो ये जो 30,000 है, इसका हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, 30,000 इंटू 3/10, सो इट इज 9,000। तो 9,000 का एडजस्टमेंट क्या होगा, जो भी गेनिंग पार्टनर है वो देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग सी है, सैक्रिफाइसिंग ए है, तो आपकी एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सिंपल है, 9,000 9,000, ईजी रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यही हमारी एंट्री रहेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 9,000 टू एज कैपिटल 9,000। इसको एक और तरीके से हम कर सकते थे, इफ़ यू रिमेंबर, ओल्ड रेशो में ये 30,000 को बांटो, ओल्ड रेशो में बांटा तो क्या आएगा, ए बी सी, 15,000, ठीक है, इंटू 5/10 करके देखो, 5/10 इंटू 3/10 करके देखो, 9,000 आएगा यहाँ, इंटू 2/10 6,000 आया यहाँ पे, ये ओल्ड रेशियो में बांटा। अब न्यू में बांटो, न्यू में क्या होगा, 2 है ए का, इंटू 2 यानी कि इसका 6,000 यहाँ हो गया है, इसका तो 9 का 9 ही है, यू कैन चेक, इसका 15 हो गया है। नाउ सी, ये 15 ले रहा था, अब 6 ले रहा है, इसका मतलब 9,000 का ये सैक्रिफाइस कर रहा है। सी पहले 6 ले रहा था, अब 15 ले रहा है, मतलब 9,000 का गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये तो कुछ नहीं। तो सिंपल 9,000 की एंट्री करनी थी। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, ये आपके ऊपर है। सो दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। अगर मुझे नहीं रिवाइज्ड चीज़ों को लेकर जाना है बैलेंस शीट में, तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाऊंगी। रीवैल्यूएशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रॉफिट लॉस देख लो, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, उसके हिसाब से आप या तो सैक्रिफाइस गेन निकाल कर इस तरीके से गेन टू सैक्रिफाइस कर सकते हो, या फिर इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एंट्री एक ही आएगी, इसकी भी इसकी भी, यही एंट्री है, यही आंसर है हमारा। सो दिस इज द मेन आंसर, एडजस्टमेंट एंट्री, इसके हमको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, सो ये मेरी एडजस्टमेंट एंट्री है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी आर डूइंग एडजस्टमेंट। अब इसके बाद देखते हैं पूरा फुल सम, जहाँ पे हमें बैलेंस शीट भी बनाना है, रिवैल्यूएशन भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ओके